नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर के रिगार्डिंग हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 18 सितंबर 2017 का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके मैथ सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये एक सीरीज दे रखी है, इसका पूछ रहा है कि इसका क्या मान होगा। देखो ये तीन फॉर्मूले होते हैं, अगर सिंपली 1 + 2 + 3 4 ऐसे करके n तक जाएगा तो उसका सम होता है n+1/2, और अगर स्क्वायर में होता है तो उसका ये होता है n+1 2n+1/6, और अगर क्यूब में होता है तो होता है n+1/2 और उसका होल स्क्वायर, मतलब ऊपर वाले ये जो फॉर्मूला था इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस वाली सीरीज में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इस वाली सीरीज में ये तीसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि 10 अंक तक के उन्होंने सम पूछा हुआ है। तो इस वाले में अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो सम क्या हो जाएगा, n की वैल्यू में 10 पुट करता हूँ और 10 + 1 हो गया 11 और बटे में 2 और इसका हो गया स्क्वायर। ठीक है, 2 से 10 को काट देंगे 5 बार, ये हो गया 11 × 5 = 55 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 ऐसे नंबर का जब भी स्क्वायर करना होता है जैसे 55 45 35 25 15, तो इसमें क्या होता है लास्ट में जो 5 है इसकी वजह से तो 25 आ जाता है, और जो पहला 5 है या यहाँ पे मान लो कुछ और भी नंबर होता है तो इससे एक अगला वाला नंबर, जैसे 5 से अगला वाला नंबर क्या 6, तो 5 की 6 में गुणा कर देंगे तो ये कितना हो गया 30, मतलब 55 का स्क्वायर 3025 हो जाएगा। अगर मान लो आपको 45 का निकालना होता तो देखो इस 5 की वजह से तो 25 आ जाएगा, और इस 4 की वजह से क्या होगा, 4 से आगे क्या आएगा 5, तो 4 × 5 = 20, तो 45 का स्क्वायर 2025 हो जाएगा। तो इस तरह से निकालते हैं जो 5 वाले जिनके लास्ट में 5 आता है उनका स्क्वायर। तो इसका 3025 आ गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नंबर दिया हुआ 34p7, ये 11 से विभाजित है तो p का मान बताओ। तो देखो 34p7 में क्या है, 7 और 4 आप इनको जोड़ो कितना हो गया 11, और इधर p और 3 को मतलब जो ऑड प्लेस पाए उनको जोड़ लो, जो इवन प्लेस पाए उनको जोड़ लो, ये कितना हो गया p + 3। अब इनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल में हो, या तो 11 हो या 22 हो या 33 हो, तब ये 11 से विभाजित होगा। तो इन दोनों को अगर मैं बराबर रखता हूं तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, मतलब 11 करने के लिए मेरे को यहाँ 8 की रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि भाई 22 करने हो तो फिर मेरे को यहाँ वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और यहाँ डबल डिजिट तो है नहीं, p तो सिंगल डिजिट नंबर है, तो फिर 8 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एक्सप्रेशन दिया हो इसका मान बताना है। देखिए बोर्ड मास के हिसाब से होता है ब्रैकेट ऑर्डर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखो सबसे पहले डिवीजन होगा तो 17 से 34 को भाग देंगे, कितना हो गया 2, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 और 2 कितना हो गया 4, और उसके बाद एडिशन कर देंगे 4 और 4 हो गया 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एक्सप्रेशन दिया हो इसको सॉल्व करना है। तो 37 में 23 जोड़ देंगे, ये कितना हो गया 60 का स्क्वायर, और 37 में से 23 को घटा देंगे तो ये 14 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। देखो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, इन दोनों को जोड़ देंगे हो गया 3796। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 3 भिन्न दे रखी हैं, पूछ रहा है इनमें से छोटा भिन्न कौन सा है। तो कंपेयर करते हैं, देखो 11 की इसमें गुणा करो कितना हुआ 33, और 7 की 4 में गुणा करो क्या हुआ 28, इसका मतलब इन दोनों में ये वाला छोटा हुआ। अब इसकी इससे कंपेयर कर लेते हैं, तो 8 की 4 में गुणा करेंगे कितना हुआ 32, और 11 की 5 में गुणा करेंगे 55, मतलब इन दोनों में भी यही छोटा है। तो फाइनली 4/11 ही सबसे छोटा भिन्न है, तो इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18/5 और 20/9 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। देखो भिन्न का जब भी हम लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं तो ऊपर वाले का जो भी ये पूछ रहा है, लघुत्तम पूछ रहा है या महत्तम पूछ रहा है, तो ऊपर वाले का जो अंश होता है उसका वही निकालते हैं। लघुत्तम पूछ रहा है तो लघुत्तम, और महत्तम पूछ रहा है तो महत्तम, और नीचे वालों का उसका अपोजिट निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देंगे 18 और 20 का, और नीचे वाले का हम एचसीएफ निकाल देंगे 5 और 9 का। 18 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180, और देखो 5 और 9 में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 1, तो इनका आंसर कितना हो गया 180। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है 120 का 20%, तो ये कितना हो गया 12 दूनी 24 हो गए, और प्लस में 48 का 25%, 25% मतलब होता है 1/4, 4 से 48 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 12, और बटे में 25 का 4%, 4% का मतलब होता है 1/25, तो 25 से 25 कैंसिल हो गया तो बचा 1, तो 24 में 12 जोड़ देंगे ये कितना हो गया 36,
तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 360 का 30%, ये हो गया 36 3 108, और प्लस में क्या है 200 का 11%, 11 दूनी 22, और बट्टे में क्या कह रहा है 400 का 2%, ये कितना हो गया 4 दूनी 8। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 108 और 22 कितना हो गया 130, और बटे में हो गया 8, इसको भाग दे देंगे, ये हो गया 16.25। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35% की छूट देने के बाद 7.14% की हानि होती है, यदि केवल 20% छूट दी जाए तो लाभ का प्रतिशत बताओ। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, एमआरपी और सीपी का डायरेक्टली रिलेशन निकल जाता है। एमआरपी क्या होता है, 100 में अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट को ऐड कर दो, और अगर लॉस है तो लॉस को माइनस कर दो। तो लॉस कितना हुआ 7.14, ये तो हो गया एमआरपी। और सीपी कैसे निकालेंगे, 100 में से जो भी छूट दी हुई है उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये कितनी होगी, सीपी होगी 65, और ये हो गया 92.86। ठीक है ना। अभी कह रहा है कि ये एमआरपी की वैल्यू आ गई है और ये सीपी की वैल्यू आ गई है। अभी कह रहा है केवल 20% की छूट दी गई, तो 92.86 में से 20% की अगर मैं छूट निकाल देता हूं तो ये बचेगा 74.28। ये नया सेलिंग प्राइस आ गया। 65 रुपए की चीज 74.28 की बेच दी, तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, इसको हुआ 9.28 का प्रॉफिट। तो 9.28 का प्रॉफिट हुआ कितने रुपए पे, 65 रुपए पे। इसका हम परसेंटेज निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 14.28%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है, उसको 20% की छूट पर खरीदा जाता है, 200 रुपए उसकी मरम्मत में लगाया जाता है, और 15% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 5,000 रुपए का था कोई आइटम, इस पर क्या 20% की छूट दे दी, तो ये बचा कितने का 4,000 रुपए का। 5,000 का 20% 1,000 रुपए हो गया। तो 4,000 पे कह रहा है कि 200 रुपए इसमें मरम्मत लगा दी, तो अभी इसकी नई कॉस्ट प्राइस क्या आ गई 4,200 रुपए, जिसका अभी हमने खरीदा, मतलब इसको टोटल पड़ा इतने का। अब कह रहा है 15% का लाभ कमाना है। 15% की वैल्यू होती है 3/20, मतलब 20 अगर सीपी है तो 3 का प्रॉफिट लेंगे, तो कितने हो गए, सेलिंग प्राइस हो गया 23 का। तो मेरे को क्या जाना है, 4,200 से मेरे को सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 23 की, और कॉस्ट प्राइस कितने की 20 की। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से ये 210 बार कैंसिल हो गया, और 23 की 210 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4830। तो इसका 4830 सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 7500 में खरीदा जाता है और 9375 रुपए में बेचा जाता है, मतलब 7500 रुपए होगी इसकी कॉस्ट प्राइस और 9375 होगी इसकी सेलिंग प्राइस। तो इसको यहाँ प्रॉफिट कितने का हो गया, 1875 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कह रहा परसेंटेज में बताओ। तो 1875 का प्रॉफिट हुआ, और कितने पैसे लगाए थे इसने 7500। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गई, 75 से इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 25% की हानि पर 8400 रुपए में बेचा जाता है। देखो 25% क्या होता है, 1/4, मतलब 4 रुपए पे 1 की हानि होगी। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 3। अभी इसका सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 8400 रुपए। तो 8400 को मेरे को सेलिंग प्राइस को मेरे को कॉस्ट प्राइस की तरफ जाना है, तो कॉस्ट प्राइस को ऊपर रखेंगे। क्या है कॉस्ट प्राइस 4 और सेलिंग प्राइस कितना है 3। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 से इसको भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24। 2800 की 4 में 28 दूनी 56 और 56 दूनी 112 है, तो 112 00 11,200 इसका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है, यदि सभी संख्याओं को 2 से विभाजित किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। अगर सबको 2 से विभाजित किया, इसका मतलब क्या, औसत को भी 2 से विभाजित करेंगे। तो 18 था, 2 से विभाजित करा तो नया औसत क्या आ गया 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 के 2 भागों को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले का 7वां हिस्सा दूसरे के 5वें हिस्से 5/17 के अनुपात में दूसरे भाग का मान क्या होगा। देखो कितने रुपए थे 120 रुपए थे, इनको 2 पार्टों में डिवाइड किया एक्स और वाई में, कि पहले का 7वां हिस्सा, तो पहले का 7वां हिस्सा निकाल लेंगे, और दूसरे का 5वां हिस्सा तो 1/5 कर देंगे दूसरे वाले का, और इनका रेशियो कितना दे रखा है 5/17। इसको हम सॉल्व करेंगे, ऊपर जाएगा 5x और नीचे 7 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 7y बराबर हो गया 5/17। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या होगा x/y की वैल्यू हो जाएगी 7/17। अभी देखो 7 और 17 के रेशियो में बांटना है 120 को, तो 7 और 17 कितने होते हैं 24, पर यहाँ पे कितना आ रहा है रेशियो
कि जो टोटल वैल्यू आ रही है 120, मतलब 24 में 5 की गुणा करनी होगी, तो इन रेशियो में भी 5 की गुणा करनी होगी। तो देखो एक हो जाएगा 7 पंजे 35 और दूसरा हो जाएगा 17 पंजे 85। ये कौन सा पूछ रहा है? ये दूसरे भाग का मान पूछ रहा है। तो दूसरा भाग कितना हो गया? 85। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि दोनों संख्याओं में से 15 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? देखो इस तरह के आयु के भी सवाल होते हैं। तो ये कह रहा है कि एक रेशियो है 5 और 7 का, और अगर इनमें से 15 घटा दिए तो रेशियो कितना बचा? 2 और 3 का। अब देखो अगर 15 घटाया दोनों में से, तो जो दोनों का डिफरेंस आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। 5 में से अगर 3 घटाए तो 2 आया, और इधर 4 घटाने पड़ेंगे तब 3 आएगा। देखो 3 और 4 तो सेम नहीं है। अगर दोनों में से 15 घटाए तो ये सेम होना चाहिए था। तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे? हम क्या करेंगे इसे सेम करने के लिए? 5 और 7 का डिफरेंस देखो कितना है? 2, और 2 और 3 का डिफरेंस देखो 1। तो 1 की गुणा तो यहाँ पे कर देंगे ऊपर, और 2 की गुणा कर देंगे यहाँ पे। अभी देखो इनको रेशियो को दोबारा लिखते हैं। तो ये हो गए 5 और 7, और ये 2 से गुणा होगी तो ये हो गए 4 और 6। अभी देखो 5 से 4 पे कितना डिफरेंस है? 1, और 7 से 6 पे कितना डिफरेंस है? 1। मतलब दोनों साइड अगर 15 घटाएंगे तो एक रेशियो का डिफरेंस आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 15। और मेरे को पूछ क्या रहा है? दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो मेरे हिसाब से इन रेशियो का योग कितना है? 5 और 7, मतलब 12 रेशियो है। तो 12 रेशियो के हिसाब से वैल्यू कितनी आएगी? 12 रेशियो में 15 से गुणा कर दो तो कितना हो गया? 180। तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 180। इस क्वेश्चन को आप एक्स मान के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कीजिए। दोनों बहुत अच्छे मेथड हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर मिलकर एक टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं। तो ये 40 मिनट में भरा पी, क्यू और आर ने, और कह रहा है क्यू और आर मिलकर उसी टंकी को 80 मिनट में भर सकते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर क्यू और आर ने वो 80 मिनट में भरा। तो 40 और 80 का एलसीएम कितना हो गया? 80। पी क्यू आर की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2, 40 दूनी 80, और क्यू आर की कितनी आ गई? 1। इसका मतलब देखो अगर तीनों की 2 थी और सिर्फ क्यू आर की 1 थी, इसका मतलब पी की मैं निकाल सकता हूँ कितनी हो गई? 2 - 1, 1 बची। अभी कह रहा है पी अकेला कितने समय में भरेगा? देखो टोटल कितना था? 80, और इसकी कार्य क्षमता कितनी थी? 1। तो ये 80 मिनट में भरेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नल हैं एक्स और वाई, एक टंकी को 36 घंटे में भर सकते हैं। तो एक्स और वाई ने 36 घंटे में भरा, वाई और जेड ने भरा 48 घंटे में, और जेड और एक्स ने भरा 72 घंटे में। अब इन तीनों का 36, 48 और 72 का एलसीएम लिया, ये हो गया 144। तो 36 चौके हो गए, 48 तिया और 72 दूनी। अभी देखो इन तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो एक्स यहाँ पे 2 बार आ गया, वाई यहाँ पे 2 बार आ गया, और जेड 2 बार आ गया। मतलब अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, एक्स वाई जेड को, और इनकी एफिशिएंसी जोड़ दूं, कितना? 4 3 7 और 2 9। तो ये 9/2 आएगा, क्योंकि ये 2 इधर की तरफ से आए हैं। तो अभी ये क्या पूछ रहा है कि अगर ये तीनों नल खुले हों तो कितने घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी? टोटल कितना? 144 लीटर भरना है, और एफिशिएंसी कितनी है? 9/2। 2 ऊपर चला जाएगा, 9 से 144 गए 16 बार, और 16 दूनी 32 घंटे। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करती है। तो देखो 72 की स्पीड से 6 घंटे में कितनी चली होगी? इतने किलोमीटर चली होगी। अभी ये क्या कह रहा है कि 8 घंटे में तय करनी है दूरी, तो 8 घंटे में तय करा देते हैं इससे। तो क्या स्पीड होगी? 8 से 72 गए 9 बार, और 9 छिक्के 54, मतलब 54 किलोमीटर प्रति आवर इसको स्पीड रखनी पड़ेगी अगर 8 घंटे में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। शांत जल में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे, और टोटल 8 घंटे में किसी दूरी पर गया और वापस आ गया। तो दूरी बताओ। देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, डी बराबर टाइम जो लगा एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पे क्या है? जो नाव की है, और वाई है यहाँ पे की गति है, और बट्टे में क्या हो गया? 2x। एक्स है नाव की जो गति है। तो डिस्टेंस निकालनी है आपको। टाइम कितना लगा? टोटल 8 घंटे। एक्स का स्क्वायर करोगे मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे, धारा की जो गति है वो हो गया 4, और बट्टे में 2 गुणा, और ये आ गया 4। 4 दूनी 8, यहाँ 8 से कैंसिल हो गए, 16 में से 4 गए तो 12 आ गया। मतलब 12 किलोमीटर इस पॉइंट से गया और वापस आया। इसने कितना? 12 किलोमीटर जाना और आना दोनों ट्रेवल किए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि को 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। मूलधन क्या है? 2 वर्ष में इसको कितना ब्याज मिला? 800 रुपये।
तो मतलब एक वर्ष में कितना मिला होगा, 400 रुपये। और ये क्या कह रहा है, 16% की दर से दिया है, मतलब जो भी मूलधन होगा उसका 16% कितना है, उसका 16% है 400। और अगर इसका मैं 100% निकाल दूं तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, 400 का 16% इतना है, 100% निकाल देता हूँ तो पूरा ही मूलधन आ जाएगा। 16 से इसको कैंसिल कर देंगे, 16 दूनी 32, 8 जीरो 16 × 85, ये हो गया 2500 रुपये। तो कौन सा हो गया मूलधन, डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है। यदि वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण क्या आएगा, विकर्ण आएगा 12√2। और उसके बाद क्या कह रहा है, ये जो विकर्ण है तो ये क्या है, ये किसके बराबर है, समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर। क्या पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो फॉर्मूला लगा देंगे, √3/4 a का स्क्वायर, तो 12√2, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो गया। 2 से 4 चला गया 2 बार, 2 से इधर 6 बार, 12 × 72, 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कितनी पारियों में बल्लेबाज ने औसत रन से अधिक रन बनाए। तो पहले तो मेरे को औसत निकालना पड़ेगा। औसत के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी रन बनाए इसने इन सबको जोड़ो और बटे में जितनी पारी खेला उसको करो। तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 825। और कितनी पारी खेली है, 10 पारी खेली है तो बटे में 10 हो जाएगा। ये आ गया औसत 82.5। अब एक क्वेश्चन में पूछ रहे कितनी पारियों में औसत रन से अधिक बनाए। तो देखो 82.5 से अधिक किस किस में बनाए, इसमें बनाया है, इसमें बनाया है, इसमें बनाया है, इसमें और इसमें, मतलब 5 पारियों में औसत से ज्यादा रन बनाए। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि पारी 1 में बनाए गए रन पारी 5 में बनाए गए रनों का कितना प्रतिशत है। देखो पारी 1 में कितने रन बनाए थे इसने, 108, और पारी 5 में कितने रन बनाए थे, 78। और इनका कर लेंगे परसेंटेज, परसेंटेज में कितना आएगा, ये 138.46%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रति पारी औसत रन कितने। अभी हमने औसत निकाला था, कितना आया था 82.5। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहली 5 पारियों के रनों को जोड़ा जाता है तथा उस संख्या को S1 कहा जाता है। तो पहली 5 पारियों को जोड़ेंगे उसको, और आखिर 5 पारियों के रनों को जोड़ा जाता है उसको S2 कहेंगे। तो बाद की पारियों को S2 बोल रहे हैं। और कह रहा है S2 - S1 बताओ। तो देखो S1 मैंने जोड़ा, जो पहले के जो 5 पारियों तक के रन थे यहाँ तक के ये मैंने जोड़ दिए, और इसके बाद की जो पारियों के रन है ये जोड़ दो और इनका डिफरेंस निकालना है। तो पहली पारी के रन जोड़े ये आगे 377, और दूसरी पारी के रन जोड़े वो आगे 448। अब S2 में से S1 को माइनस करेंगे तो 448 - 377 ये आ जाएगा 71। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।